शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल की। हम पहला वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली हमारे बच्चों में हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन की बात करें, आर्टिकल में बोला जाता है कि स्कूल में हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी करना जरूरी है। ये एक ऐसा कदम है जिससे हेल्थ रिलेटेड जो गैप है उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चे शुरू से ही हेल्थ के बारे में, हाइजीन, न्यूट्रिशन, मतलब स्वच्छता, पोषण और हेल्दी लाइफ स्टाइल सीखते हैं तो आगे चल करके हेल्थ आउटकम्स भी हमारा बढ़िया रहे, स्वास्थ्य परिणाम हमारे बेटर रहे। हेल्दी लाइफ स्टाइल से हेल्दी आउटकम हमको प्राप्त होगा। अब शुरुआत होती है इंडिया के एसडीजी रैंकिंग से। जून 2025 में भारत ने एसडीजी इंडेक्स मतलब सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 167 देशों में 99 नंबर का स्थान हासिल किया। 2024 में हम 109वें नंबर में थे, मतलब सुधार हुआ है। बेसिक सर्विस मतलब मूलभूत सेवा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने प्रगति की है, इसलिए इस में हम सुधार कर पाए। खास करके गांव देहात और जो आदिवासी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर अब मतलब ग्लोबल रैंकिंग पिछले से सुधरा है, जो ये बताता है कि डेवलपमेंट की दिशा में प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ और न्यूट्रिशन का है। हेल्थ सर्विस अर्बन एरिया में बेटर है, लेकिन रूरल और एरिया जो ट्राइबल एरियाज है यहाँ पर काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ SDG 3 की। SDG 3, इसका टारगेट है इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एज। सब उम्र के लोगों को शामिल करना है। ऐसा नहीं कि खाली जिनकी उम्र हो गई 20 साल, 22 साल और बूढ़े लोगों के ऊपर ही फोकस करें। ये सबसे क्रूशियल और डिमांडिंग टारगेट है। टारगेट्स 2030 तक पूरा करना है। गेंस तो हुआ है, सुधार तो हुए हैं, लेकिन मोस्ट टारगेट, अधिकांश लक्ष्य पर इंडिया ऑन ट्रैक नहीं है। मतलब हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, मतलब जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है उस दौरान माता की डेथ हो जाती, मदर की डेथ हो जाती है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख में, ठीक है, कितनी 97 डेथ हो रही, जबकि टारगेट है हमको इसको 70 करना। 70 भी क्यों चाहते हैं आप, जीरो के लिए सोचिए। भारत ने हेल्थ सेक्टर में थोड़ी प्रगति करी है, लेकिन SDG 3 के मेजर टारगेट अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेशो है, MMR है, प्रसव के बाद माताओं की जो डेथ है अभी भी बहुत ज्यादा हाई है, इसको रोकना है। इसके बाद राइटर का कहना है कि जो मोर्टेलिटी है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसमें गैप बहुत ज्यादा है। मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32 पर 1,000। 1,000 में 1,000 जैसे डिलीवरी होती है तो 32 बच्चों की डेथ हो जाती है। हम सोचे हैं कि इसको कम करके 25 करेंगे, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ये रेट मात्र 2 से 6 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब औसत आयु 70 ईयर, हम सोचे हैं कि 73.63 होना चाहिए। मतलब एवरेज कोई व्यक्ति कितना जिएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें, 13% ऑफ कंजप्शन है, जिसको घटा करके हम 7% लाना चाहते हैं। मतलब भारत में बच्चों और माताओं की हेल्थ की स्थिति डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। हेल्थ पर जेब से खर्चा, आउट ऑफ पॉकेट, कुल मिलाकर के हेल्थ के ऊपर हमें अपनी जेब से खर्चा बहुत करना पड़ जा रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे गरीब फैमिलीज के ऊपर बोझ पड़ जाता है। बात करते हैं इसके बाद कास्ट ऑफ हेल्थ गैप की। स्वास्थ्य अंतर का इतना बड़ा रीजन क्या हो सकता है। इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात करें तो ये है हमारा 93.23%, जबकि टारगेट हम रखे हैं कि 100% का। मतलब
बच्चों में जो टीकाकरण है अभी भी पूरी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं। इसका कारण है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर भी, मतलब खराब ढांचा और आर्थिक रीजन भी इसका एक प्रमुख कारण है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, लाइफस्टाइल चॉइस भी इस चीज को प्रभावित करती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं एंड स्टिग्मा भी है, जिसके चलते चलते लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। हेल्थ प्रोग्रेस रुकने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गांव में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन की कमी है, गरीबी है, लोगों की खराब ईटिंग हैबिट है, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता की कमी है, साथ ही साथ कल्चरल टैबूज मतलब सांस्कृतिक बंदिशें हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करना। अब यहाँ पर सरकार का कहना है कि हमें थ्री प्रॉन्ज पॉलिसी लेकर के आना है। कल्चरल प्रैक्टिस और लैक ऑफ अवेयरनेस कम्युनिटीज को रोक देते हैं। एसडीजी 3 को पूरा करने के लिए 3 स्ट्रेटजी जरूरी है। पहला है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब सभी लोगों का बीमा होना चाहिए। इससे जब कोई बीमार पड़ेगा तो उसका खर्चा कम बैठेगा। हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब सरकार हॉस्पिटल तो खोल देगी लेकिन वहां पर सर्दी जुकाम और बुखार की दवा बस मिलती है, तो इसलिए अच्छे हॉस्पिटल नेटवर्क से डिसीज जल्दी डिटेक्ट हो पाएंगे। तीसरे नंबर का प्रयास करना है कोऑर्डिनेशन का। कैसे कोऑर्डिनेशन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब गांव का ग्राम लेवल का हॉस्पिटल, इसके बाद तहसील लेवल का हॉस्पिटल, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल, तीनों में समन्वय होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल की तीनों स्तरों में तालमेल जरूरी है। मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल बढ़ाना काफी नहीं है, सब लोगों का इंश्योरेंस होगा, अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने हैं और पूरे सिस्टम को जोड़ना है ताकि इलाज हम आसान कर सकें। अगला जो कदम उठाया जाता है इसको भी यहाँ पर समझना जरूरी है। रोल ऑफ डिजिटल हेल्थ एंड एजुकेशन। डिजिटल हेल्थ टूल्स, डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण जैसे कि टेलीमेडिसिन, मतलब डॉक्टर बैठा है नागपुर में वीडियो कॉल करके वो मरीज को देख रहा है, बातचीत कर रहा है और उसको सॉल्यूशन दे रहा है। इसके साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड भी गैप को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद एविडेंस, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में मैटरनल हेल्थ और वैक्सीनेशन ट्रैकिंग डिजिटल टूल से काफी ज्यादा बेहतर हो पाया। प्रिवेंशन इलाज से सस्ता होता है, इसलिए आप बीमारी को रोकने की कोशिश करिए, इलाज करने की कोशिश नहीं करना। स्कूल में हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी देना, स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रोड सेफ्टी क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाना जरूरी है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम से रूरल एरिया को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ प्रिवेंशन अप्रोच ज़्यादा सस्ती और इफेक्टिव है। अगर बच्चों को शुरू से ही हेल्थ हैबिट सिखाते हैं तो आगे चल करके मेजर डिसीज हम अपने आप कम कर देंगे। इसके बाद बात करी जाती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन। बच्चों को सिर्फ नॉलेज नहीं देना है बल्कि हेल्थ बिहेवियर उनका सुधारना। गर्ल्स फ्यूचर मदर बनेंगी, इसलिए मदर एजुकेटेड होना चाहिए, इससे फैमिली भी हेल्दी रहेगी। लॉन्ग टर्म में इससे एमएमआर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, रोड एक्सीडेंट कम होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इम्यूनाइजेशन की जो रेट है वो बढ़ेगी। अगर बच्चों को बचपन से ही हेल्थ हैबिट सिखा देंगे तो वो लाइफ भर के लिए यूजफुल रहेंगी। एजुकेटेड गर्ल्स फ्यूचर में हेल्दी मदर बनेंगी, जिससे पूरी सोसाइटी का जो हेल्थ है वो बेटर हो पाएगा। अब इंटरनेशनल एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिनलैंड 1970 में हेल्थ लेसन चालू करता है, इसके दशकों बाद हार्ट जो डिसीज है बहुत कम हो गया। जापान ने क्या काम किया? कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन चालू कर दिया, इससे हाइजीन बेटर हुआ, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों है वो, यही तो रीजन। इंडिया भी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है
यदि इस प्रकार से हम सीखें, जापान से सीख ले, फिनलैंड से सीख ले, तो आगे चल करके हम भी इन देशों की बराबरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं उनका क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है इस मामले में। नीति बनाने वाले लोग सरकार को हेल्थ एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और प्राइमरी हेल्थ केयर में निवेश जरूरी है। माता पिता भी चेक करें कि बच्चों की बुक्स और सिलेबस में हेल्थ टॉपिक है या नहीं। इसके बाद एसडीजी टारगेट एंड यूथ रोल की बात करी जाती है दोस्तों। पेरेंट्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिमांड करना चाहिए। इंडिया की एसडीजी रैंकिंग सुधरी है, लेकिन रियलिटी यही है कि 2030 तक केवल 17% ग्लोबल टारगेट ही पूरे हो पाए। यूथ एजुकेशन प्लस स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम सस्टेनेबल प्रोग्रेस का बेस तैयार करता है। अब हम कह रहे हैं कि भारत 2047 तक डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएगा। 2030 तो माइलस्टोन है, लेकिन असली विजन है 2047 का विकसित भारत प्रोग्राम। अगर सरकार स्कूल करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन पर फोकस करती है, स्ट्रॉन्गर हेल्दियर इंडिया आगे चल करके उभर करके सामने आएगा। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोला जाता है, जिसके माध्यम से सरकार गरीब व्यक्तियों को, वंचित वर्गों को मुफ्त में राशन प्रोवाइड करती है या फिर कम रेट में, कम प्राइस में चावल, गेहूं, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल इत्यादि का वितरण करती है। आर्टिकल में बोला जाता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सपांड करना चाहिए ताकि पल्सेस की खपत सबके लिए डिसाइरेबल हो सके, लेकिन साथ ही जिन लोगों की फूड कंजप्शन पहले से ही रीजनेबल नॉर्म्स से ज़्यादा है उनकी सब्सिडी सरकार को हटा देनी चाहिए। मतलब जिनके पास राशन कार्ड है और जो एलिजिबल नहीं है, उन लोगों के राशन कार्ड, उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको हटा देना चाहिए। फरवरी 2024 की बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे ने हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे जारी किया और ये 10 साल बाद आया। यहाँ से हमको गरीबी की दर का अनुमान लगाना संभव हुआ है। अप्रैल 2025 की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि गरीबी काफ़ी कम है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो मतलब ऐसे लोग जो कि $2 पर डे से कम कमाते हैं, ये लोग आते हैं किसकी कैटेगरी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में। पहले 2011 में 16% थे, जो कि घट कर के 2022-23 में 23% हो गया है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार अब कंजप्शन सर्वे भी लेकर के आ गई है। इस सर्वे ने गरीबी का सही अनुमान लगाने में मदद करी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछले 10 साल में एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग ख़त्म हो गई है भारत से। यह बोला जाता है कि किसी आदमी के पास इतना पैसा है कि वो रोज़ मिनिमम कैलोरी वाला खाना खा सकता है। अगर नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं खा पा रहा है, तो उसको गरीब माना जाता था। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते थे। अब हमें सोचने की ज़रूरत है बियॉन्ड कैलोरीज, थाली अप्रोच को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कैलोरी अप्रोच यूज़फुल होता है, लेकिन ये लिमिटेड है। फूड सिर्फ कैलोरी नहीं होता है, इसमें नरिशमेंट मतलब पोषण और सेटिस्फिकेशन भी शामिल है। थाली मील इस ब्रॉडर व्यू को बताता है, विस्तृत दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, वो इस चीज़ को बताने का काम करता है। कैलोरी बेस्ड मेथड एक बायोलॉजिकल अप्रोच है, लेकिन फूड कंजप्शन को समझने के लिए हमें पूरी थाली का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और टेस्ट सब चीज़ आता है। ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि खाली वो कैलोरी से हम उसको मेजरमेंट ना करें। थाली को हम एज ए बैलेंस यूनिट के तौर पर लेकर के चलते हैं। थाली में सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। साउथ एशिया में ये नेचुरल यूनिट ऑफ फूड है। 2024 हाउस होल्ड सर्वे से हमने देखा है कि एक हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कितनी थाली ट्रांसलेट करता है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ थाली एंड फूड डिप्रीवेशन की बात हम करते हैं।
क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने थाली की कॉस्ट बताई है 30 रुपये। अब आप सोच लीजिए कि 30 रुपया में किस प्रकार की थाली आपको मार्केट में मिल सकती है। सर्वे डेटा से 50% रूरल पॉपुलेशन एंड 20% अर्बन पॉपुलेशन 2 थाली पर डे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अगर 2 थाली पर डे को अपन मिनिमम मान करके चलते हैं तो फूड डिप्रीवेशन मतलब भोजन की कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब बात करते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो अलग क्यों आ रहा है। यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम सिर्फ फूड पर खर्चा नहीं करता है, उसको किराया भी देना है, आने जाने में मोटरसाइकिल में तेल लग रहा है, ठीक है, हेल्थ में खर्चा करना है, एजुकेशन पर खर्चा करना है, और बचा खुचा जो पैसा है थोड़ा बहुत खाने पीने में खर्चा करेंगे। इसलिए फूड एक्सपेंडिचर रेसिडुअल बचत का हिस्सा होता है। वर्ल्ड बैंक मानता है कि पुअर इनकम मतलब पूरा फूड पर खर्चा, लेकिन रियलिटी ये है कि हाउस होल्ड को कई सारी ज़रूरत पर खर्चा करना पड़ता है, इसलिए एक्चुअल फूड पर हम कम खर्चा कर पाते हैं। इसके बाद पीडीएस एंड फूड डिप्रीवेशन की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। माना जाता है कि पीडीएस फूड डिप्रीवेशन को ख़त्म कर देगा, लेकिन जब हमने पीडीएस को भी जोड़ करके कैलकुलेशन किया है, जैसे कि रूरल 40% लोग 2 थाली पर डे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अर्बन ऐसे 10% लोग हैं। इसके बाद रूरल पीडीएस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। सब्सिडी मतलब रियायत रिच और पुअर दोनों को मिल रही है। जैसे गांव के देहात में टॉप 90 से 95% फ्रैक्टाइल भी आलमोस्ट उतनी ही सब्सिडी पा रहा है जितनी बॉटम 0 से 5% फ्रैक्टाइल, जबकि रिच को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, सरकार को उन लोगों को सब्सिडी नहीं देना चाहिए। इसके बाद अर्बन पीडीएस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की हम चर्चा करते हैं। अर्बन इंडिया में सब्सिडी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर भी 80% लोग पीडीएस से लाभ ले रहे हैं, जबकि उनमें कई सारे लोग अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन सब्सिडी थोड़ी बेहतर टारगेटिंग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नॉन पुअर बेनिफिशरीज इसका फ़ायदा ले रहे हैं। पॉलिसी चेंज की यहाँ पर ज़रूरत बताई जाती है। फूड सब्सिडी को रीस्ट्रक्चर करना है, गरीब को ज़्यादा सब्सिडी देना है, रिच से सब्सिडी हटा देना। लेकिन सेरेल्स कंजप्शन रिच एंड पुअर लगभग बराबर है। इसका मतलब ये है कि सेरेल्स के मामले में डिज़ायर्ड लेवल पहुँच चुका है। इसके बाद लिमिट ऑफ पीडीएस इन प्रेजेंट फॉर्म। सेरेल्स कंजप्शन इक्वलाइज्ड सक्सेस ऑफ पीडीएस, लेकिन मोटे अनाज के अलावा सेरेल्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का सिर्फ 10% है। इसलिए सेरेल्स बेस्ड पीडीएस एलोन फूड डिप्रीवेशन ख़त्म नहीं कर सकता है। पीडीएस ने सेरेल्स कंजप्शन बैलेंस कर दिया है, लेकिन पूरे सेरेल्स पर जो फूड बास्केट है थोड़ा छोटा हिस्सेदारी रखता है। मिडिल पाथ पल्सेस की बात करी जाती है। गवर्नमेंट पूरे फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, लॉजिस्टिक प्लस कॉस्ट। मिडिल पैथ क्या है? पल्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड करना, मतलब खाली गेहूं और चावल ही मत बांटते रहो, दाल, मोटे अनाज, चना, ये सब भी बांटना ज़रूरी है। सर्वे कहता है कि 0 से 5% पुअर कैटेगरी के जो लोग हैं, इनकी पल्सेस की जो खपत है अमीर लोगों से कितनी है? आधी है। पल्सेस सबसे बड़ा गैप दिखाता है, पुअर हाफ कंज्यूम करते हैं जितना रिच, इसलिए पल्सेस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद वाई पल्सेस एक्सपांसन इज़ फिजिबल। पल्सेस कई इंडियन का ओनली प्रोटीन सोर्स होता है। कई सारे लोग जो है चिकन, मटन, मछली, दूध, दही, घी ये सब नहीं खा पाते हैं, तो दाल ज़रूर खाते हैं, दाल चावल दोनों टाइम। इसलिए पीडीएस एक्सपांसन में हमें पल्सेस शामिल करना चाहिए। पुअर को राइस व्हीट ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, दाल नहीं मिल पा रही है, दाल हो जाती फिर महंगी। इसके बाद एक्सेस सब्सिडी प्रॉब्लम। जनवरी 2024 में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को सेरेल सब्सिडी दी है। कई स्टेट ने पुअर को एक्स्ट्रा राइस इंटाइटलमेंट दिया है, लेकिन ये एक्चुअल नीड नहीं बताता है। एक्सेस सब्सिडी इकोनॉमी पर बोझ है, इसलिए
यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सीरियल्स पर बहुत खर्चा कर रही है, जबकि उतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप गेहूं और चावल में इतना खर्चा करो। इससे जो पब्लिक का फंड है वो बर्बाद होता है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर बोझ बढ़ते जाता है। फाइनल प्रपोज़ल यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें बोला जाता है कि पीडीएस एक्सपांड पल्सेस की तरफ हो, मतलब गेहूँ चावल गेहूँ चावल गेहूँ चावल बांट बांट करके थक गए हैं तो अब दाल भी दीजिए। जिनकी कंजप्शन रीजनेबल नॉर्म्स, मतलब जो 2 थाली अफोर्ड कर पा रहे हैं दिन में, उनकी सब्सिडी आपको हटाना होगा। अभी का पीडीएस अनवाइडली और इनइफेक्टिव है। कॉम्पैक्ट और टारगेटेड पीडीएस में प्राइमरी फूड कंजप्शन इक्वलाइज कर सकता है।